सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। जो कठिन समय से लड़कर निकलता है, ऐसा व्यक्तित्व और भी निखरता है। जो झुकता नहीं कठिन समय, कठिन परिस्थितियों के सामने, वही प्रभावशाली व्यक्तित्व अपना समय स्वयं ही बदलता है। समय की पहचान के लिए बहुत आवश्यक है ये जानकारी होना, समय के महत्व को समझना। तो आइए देख लेते हैं समय की पहचान करते हैं, जानते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। ये जानने के लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि मंगलवार, मूल नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व ठीक उसी प्रकार होता है जिस तरह खुशबू होती है फूल के लिए। बिना प्रभावशाली व्यक्तित्व के मनुष्य ठीक ऐसा ही है जिस प्रकार प्राण के बिना देह होती है। हमारे विचार और व्यवहार व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं। ये मन के वो दो फूल हैं जो व्यक्तित्व को, मन को और भी महका देते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व बहुत अधिक सशक्त होता है। ऐसे व्यक्ति से कुछ भी छीन पाना मुश्किल है जो उसने प्राप्त कर लिया है। साथ ही कठिन परिस्थितियों में भी प्रभावशाली व्यक्तित्व अपनी महक, अपना प्रभाव नहीं खोता बल्कि उसके पार निकल जाता है। आवश्यक है अपने सोच, विचार और व्यक्तित्व को सशक्त बनाया जाए। विचारों को सशक्त बनाने के लिए उनका सकारात्मक होना आवश्यक है। आइए देख लेते हैं इसके लिए आज का सकारात्मक विचार सुभाषित। प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो देवोऽपि तं लङ्घयितुं न शक्तः तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं नहि तत्परेषाम्। मनुष्य को जो प्राप्त होना होता है उसका उल्लंघन करने में ईश्वर भी समर्थ नहीं होते। इसलिए मुझे न आश्चर्य है और न ही शोक, क्योंकि जो मेरा है वह कोई और मुझसे छीन नहीं सकता। Whatever belongs to you will come to you. Even God cannot change that. That is why I do not get either disappointed or surprised. No one else can take whatever is mine. प्रभावशाली व्यक्तित्व व्यक्ति को प्रभावी बनाता है और व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। जिस प्रकार व्यक्तित्व व्यक्ति के लिए एक आधार बनता है, जीवन में उसे कुछ भी प्राप्त करने में सहायता करता है, ठीक उसी प्रकार से अगर बात की जाए राज्य की, तो राजा का व्यवहार, उसका व्यक्तित्व कैसा है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय ज्ञान की बात की जाए, भारतीय इतिहास की बात की जाए, तो प्राचीन काल से ही भारत में जो व्यवस्था थी उसमें राज्य व्यवस्था में कुछ अंगों को महत्वपूर्ण माना गया। कौन से हैं ये 7 अंग यानी सप्तंग, इस पर देख लेते हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट। भारत का इतिहास और इसकी विरासत की समृद्धि से पूरे विश्व भर ने अपनी अपनी सभ्यताओं और राष्ट्र व्यवस्थाओं को पोषित किया है और इसके प्रमाण स्वरूप हैं भारत के ऐसे अनेक राजनीति व राज व्यवस्था के विचारक जिन्होंने राजशास्त्र के सिद्धांतों का पर्याप्त विवेचन अपने ग्रंथों में किया। भारतीय एक प्राचीन ज्ञान परंपरा के अविरल प्रवाह के बिंदु कण मात्र आज हम बात कर रहे हैं राज्य व्यवस्था के उन सिद्धांतों के बारे में जो आज भी विश्व के अनेकों देश अपनी अपनी राज्य व शासन प्रणालियों में प्रयोग कर रहे हैं।
प्राचीन भारतीय नीति ग्रंथों में राजशास्त्र संबंधी विचारधारा वैदिक युग से लेकर वर्तमान समय तक प्राप्त होती है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम न आत्मं प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है तथा प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा का अपना कोई हित नहीं होता, प्रजा का हित ही राजा का हित होता है। राज्य व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांतों में सप्तांग राज्य प्रसिद्ध है। आत्मा मात्याश्च कोशाश्च दंडो मित्राणि चैवहि तथा जनपदश्चैव पुरं च कुरु नंदन एतत् सप्तात्मकं राज्यं परिपाल्यं प्रयत्नतः। अर्थात स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, बल और मित्र। सर्वप्रथम स्वामी अर्थात राजा। राज्य के 7 अंगों में राजा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और शासन को सही ढंग से संचालन करने तथा मुखिया होने के कारण इसे प्रधान, स्वामी या अधिपति कहा जाता है। राज्य का संचालन करते हुए राजा अपनी सुदृढ़ स्थिति से प्रजा की रक्षा करता है और इसके अभाव में राज्य का अस्तित्व संभव ही नहीं है। कौटिल्य ने राजा के अनेक गुण बताए हैं, जैसे उत्तम कुलोत्पन्न, धार्मिक, सत्यवादी, सत्य प्रतिज्ञ, सत्व संपन्न, वृद्ध जनों का मान रखने वाला, शीघ्र कार्य करने वाला, उच्च गुणों से संपन्न, परामर्शदाता, कृतज्ञ, विनयशील, शास्त्रों का ज्ञाता आदि। राज्य के दूसरे अंग के रूप में अमात्य को माना है, जिसे मंत्री या सचिव भी कहा जाता है। अमात्य हर जगह राजा का परामर्शदाता और उसके विचारकों के रूप में रहता है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इंद्र द्वारा मरुतों को सचिव के रूप में मानने का प्रसंग मिलता है। आपस्तंभ सूत्र में अमात्य शब्द का अभिप्राय है मंत्री। यहां कहा गया है गुरुन अमात्यांश्चैव नाति जीवेत, अर्थात राजा को अपने गुरुओं और अमात्यों से बढ़कर सुखपूर्वक नहीं जीना चाहिए। राजा को पूर्णतया विचार करके ही विद्या, बुद्धि, बल, साहस, गुण, दोष का निरीक्षण करके ही अमात्य पद पर किसी को नियुक्त करना चाहिए। राज्य का अगला महत्वपूर्ण अंग जनपद है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जन, अर्थात लोगों के रहने का स्थान। मनुस्मृति, शुक्राचार्य, कामंदक जैसे विद्वानों ने अनेक स्थानों में जनपद के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया है। ऋग्वेद में भी राष्ट्र शब्द प्रयुक्त हुआ है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जनपद के लक्षणों को बताया कि जनपद के मध्य और अंतिम सीमाओं पर दुर्ग बने होने चाहिए, ताकि आवश्यकता के अनुसार उसमें रहने वाले निवासियों तथा बाहर से आने वाले व्यक्तियों के भी रहने और खाने की व्यवस्था हो सके। इसमें नदियां होनी चाहिए। यहाँ की भूमि ऊसर, विषम, कंकणयुक्त, सर्प आदि जहरीले जंतुओं से रहित होनी चाहिए। जनपद की जलवायु प्राणियों के लिए उपयोगी होनी चाहिए। राज्य का चौथा प्रमुख अंग दुर्ग है, जिसे किला भी कहा जाता है। यह बाहरी आक्रमण से संरक्षण का एक प्राकृतिक व कृत्रिम उपाय होता है। कौटिल्य की सप्तांग परिभाषा में दुर्ग का अभिप्राय है राजधानी। उन्होंने दुर्ग निर्माण तथा उसकी सीमा के अंदर बनाए जाने वाले भवन आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, जहां अन्न, ईंधन, नमक, पानी, बारूद आदि की पूर्ण व्यवस्था की जाती थी, ताकि आक्रमण करने या आक्रमण होने पर अपनी सुरक्षा की जा सके। इसके पश्चात 5वां अंग है कोश। वस्तुतः राज्य संचालन के कार्यों का आधार कोश ही होता है, इसलिए राजा को राज्य संचालन के लिए कोष पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। राजकोष की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें पूर्वज राजाओं के साथ साथ अपने द्वारा संचित की गई आय भी हो, जिसमें धन, स्वर्ण, चांदी, बहुमूल्य रत्न आदि होने चाहिए, जिससे विपत्ति पड़ने पर प्रजा की रक्षा करने में समर्थ हो सके। इसलिए राजा को इसके विवर्धन का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कोष से ही राजा को सेना तथा भूमि प्राप्त होती है। राज्य के 7 अंगों में सेना और बल को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। कौटिल्य ने इसे ही दंड कहा है। उन्होंने इसे शक्ति नाम से संबोधित किया है। इन तीनों बलों से हीन राजा दुर्बल राजा होता है। कौटिल्य का दंड से अभिप्राय सैन्य बल से है। अर्थशास्त्र के अनुसार सेना स्थायी तथा राजा के अधीन रहने वाली होनी चाहिए। इसके साथ साथ सैनिकों का परिवार भी संतुष्ट होना चाहिए। राजा को अपनी सेना में कुशल सैनिकों का चयन करना चाहिए। इसलिए कहा गया है क्षत्रपाय इति दंड संपत्,
कि क्षत्रियों की सेना दंड संपन्न होती है। राज्य के 7 महत्वपूर्ण अंगों में मित्र को भी महत्वपूर्ण अंग माना है। प्राचीन भारतीय राजशास्त्रियों के अनुसार जैसे राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे ही बिना मित्र के राज्यों की कल्पना असंभव है। प्राचीन राजनैतिक प्रणाली में मत्स्य न्याय का सिद्धांत अपनाया जाता था, अर्थात जिस प्रकार छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार बड़े राज्य भी छोटे राज्यों का दमन करते थे। इस स्वाभाविक स्थिति से मुक्ति हेतु एक राज्य दूसरे राज्य की सहायता करता था, अर्थात वे आपस में मित्रवत संबंध रखते थे। इसी सिद्धांत को मंडल सिद्धांत नाम दिया गया है। यह सिद्धांत राज्यों में शक्ति संतुलन का कार्य करता था, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर एक राज्य अपने मित्र राज्य की सहायता करता था। राज्य को वंश परंपरागत, स्थायी और अपने वश में रहने वाले विद्वान संपन्न व्यक्ति जिससे विरोध की संभावना न हो तथा जो प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति और उत्साह शक्ति से संपन्न हो, ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए। वस्तुतः किसी भी राज्य के लिए इन सभी 7 अंगों का अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान है तथा इनके सहयोग से ही राज्य को स्थायी अस्तित्व प्राप्त होता है। इन्हीं से राज्य का संपूर्ण कार्य सुचारू रूप से चलता है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व से होती है। यदि व्यक्तित्व का आभास धुंधला पड़ने लगे, यानी व्यक्ति अपनी पहचान खो रहा है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक मनोविकार है जिसमें व्यक्ति अपना अस्तित्व भूलकर एक अन्य व्यक्तित्व को अपना मान लेता है, उस भ्रम में जीने लगता है। इससे व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है और कई मामलों में इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। क्या है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी बहुव्यक्तित्व विकार और कैसे इसकी पहचान हो सकती है? क्यों आवश्यक है इसका सही प्रबंधन और उपचार करना? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी बहुव्यक्तित्व विकार एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को स्वयं में अन्य व्यक्तित्व होने का आभास होता है। कई मामलों में व्यक्ति को अपने दूसरे और काल्पनिक रूप के बारे में जानकारी होती है, वहीं कई बार व्यक्ति उससे अनजान रह सकता है। ये एक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को चेतना, जागरूकता और पहचान संबंधित समस्याएं होती हैं। जब इनमें से एक या अधिक समस्याएं किसी व्यक्ति को एक साथ हो जाए तो उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक प्रकार का मनोरोग है जिसमें एक व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तित्व या पहचान अपना लेता है। इसका मतलब है कि एक तो उस व्यक्ति का सामान्य व्यक्तित्व है जो हर समय उसके साथ रहता है और बीच बीच में कुछ समय ऐसा आता है जब वह व्यक्ति एक दूसरा व्यक्तित्व जो उसके पहले स्वाभाविक व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग होता है वो उस रूप में चला जाता है। क्योंकि ये एक मनोरोग है तो इसके चलते लोगों को कई तरह की समस्याएं आती हैं, वो परेशान होते हैं मानसिक रूप से। इसके अतिरिक्त उनके विभिन्न कार्यों में जैसे कि घर पर, पारिवारिक रिश्तों में, सोसाइटी में तथा कार्य जहाँ पर वो करते हैं, कामकाज करते हैं, उन जगह पर भी उन्हें परेशानी आ सकती है। जो मूल कारण देखने में आता है वह है किसी प्रकार का मानसिक तनाव। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी समस्या से जूझ रहा है जिसके चलते उसका मन उसका सामना ठीक तरह से नहीं कर पा रहा है, तो हमारा मन एक प्रोटेक्टिव फैक्टर के रूप में हमें उससे अलग करने की कोशिश करता है या डिसोशिएट करने की कोशिश करता है। इसीलिए इस विकार को डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार के मानसिक तनाव से गुजरता है तो इस प्रकार के विकार के आने की संभावना रहती है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें अपनी मानसिक प्रक्रियाएं जैसे सचेत होना, धारणा और याददाश्त से खुद को अलग कर लेना जैसी स्थिति हो सकती है। कई कारण हैं जो इस समस्या के खतरे को बढ़ाते हैं। बचपन में गंभीर चोट, शारीरिक या यौन शोषण,
मानसिक उत्पीड़न, कई भावनात्मक समस्याएं, बचपन में किसी दर्दनाक घटना का असर या प्रभाव, बचपन में किसी तरह का अनुभव जिसकी वजह से अधिकतर लोगों को ये समस्या होने की संभावना हो सकती है। व्यक्ति जो उसका साधारण व्यक्तित्व है जब उससे अलग व्यवहार करने लगता है, जैसे कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लोग अपना नाम बदल लेते हैं, अपनी पहचान बदल लेते हैं, कपड़े पहनने का तरीका भी बदल जाता है, लोगों से बात करने का तरीका बदल लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बताते हैं कि यह व्यक्ति जो सामान्य उसका व्यक्तित्व है उससे अब अलग व्यवहार कर रहा है। ये कुछ लक्षण हैं जो इनिशियल स्टेजेस में हमें ये जानकारी देते हैं कि संभवतः इस व्यक्ति में एक मनोविकार उत्पन्न हो रहा है। उसके अलावा ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब जब यह व्यक्ति किसी परेशानी से गुजरता है या मानसिक तनाव से गुजरता है तो ये सारे लक्षण फिर से उभर कर सामने आने लगते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में हम ऐसा देखते हैं तो उस व्यक्ति को किसी मनोरोग विशेषज्ञ से मिलने की आवश्यकता है। रिसर्च ने बताया है कि जो व्यक्ति अपने बचपन में या किशोरावस्था में किसी प्रकार के अब्यूज़, चाहे वो शारीरिक अब्यूज़ था या सेक्सुअल अब्यूज़ था, उसके शिकार रहते हैं, उन लोगों में इस तरह के विकार होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपने जीवन में कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस लिया है, जब आप बड़े भी हो गए हैं, तो भी इस विकार के होने की संभावना बढ़ जाती है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से व्यक्ति कब ग्रस्त होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस समस्या में व्यक्ति में किसी तरह का शारीरिक बदलाव या लक्षण नजर नहीं आता। कुछ लक्षणों की पहचान की जा सकती है जिसके होने पर इस समस्या का संकेत या इशारा मिल सकता है। कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कोई असामान्य बदलाव, समय का पता न चलना, मन में हमेशा उलझन या भ्रम की स्थिति बनी रहना, स्मृति कमजोर होना, सामान्य से अलग व्यवहार करना, एक से ज्यादा व्यक्तित्व का प्रदर्शन करना या अलगाव की भावना। ऐसे कोई भी लक्षण होने पर उनके प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इस समस्या के लक्षण हल्के और गंभीर हो सकते हैं। यदि इस विकार का प्रभाव व्यक्ति के निजी जीवन और कामकाज पर पड़ने लगे तो कई अन्य प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। एक बार जब निदान हो जाता है उसके बाद सही प्रकार से उपचार जरूरी है। उपचार मूलतः साइकोथेरेपी के जरिए किया जाता है, जिसमें व्यक्ति के साथ जो थेरेपिस्ट हैं वो सेशंस लेते हैं और उन सेशंस के चलते ये सुनिश्चित किया जाता है कि किस तरह से इस व्यक्ति को हम मदद कर सकते हैं कि वो अपने वापस जो उनका मूल व्यक्तित्व है उसी में रहें तथा उनका मन मानसिक परेशानियों को बेहतर तरीके से संभाल पाए। सबसे बड़ी चुनौती है जागरूकता का अभाव। आमतौर पर जब इस तरह के लक्षण किसी परिवार के सदस्य में लोगों को देखने में मिलते हैं तो जो उनका पहला रिएक्शन होता है वह यह होता है कि इस व्यक्ति के अंदर कोई और आ गया है। यह कोई और व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो भी मृत है। तो इसके चलते लोगों को लगता है कि ये मनोविकार नहीं है बल्कि किसी तरह का ऊपरी हवा का चक्कर है, और उसके चलते वो विशेषज्ञ के पास ना आकर फेथ हीलर्स के पास या उनके आसपास जो भी इस तरह की मदद करने वाले लोग हैं उनके पास ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, और उसके चलते कई बार थेरेपिस्ट के पास पहुंचने में, साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचने में बड़ी देर होती है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। इस समस्या से अपना जीवन अलग दिखने लगता है और व्यक्ति दूसरे व्यक्तित्वों को अपनाकर उसी को वास्तविक समझने लगता है। व्यक्ति लंबे समय तक इस स्थिति में नहीं रहता, लेकिन इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं कि व्यवहार में असामान्य परिवर्तन या लक्षण होने पर उसे नजरअंदाज न किया जाए। एक विशेषज्ञ से परामर्श लें। आवश्यक है कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का सही प्रबंधन और उपचार किया जाए, जिससे इस विकार से होने वाली जटिलताओं और गंभीर परिणामों से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो या फिर कोई और मनोरोग, आमतौर पर लोग इसे लापरवाही करते हैं, इसे गंभीरता से नहीं लेते और विशेषज्ञ के पास जाने से भी हिचकिचाते हैं।
मनोरोग या मानसिक समस्या किसी भी प्रकार की हो, उसका सही प्रबंधन करना आवश्यक है और जल्द पहचान आवश्यक है। इसलिए एक विशेषज्ञ के पास जाएं, यहाँ वहाँ भटकते हुए समय नष्ट ना करें, क्योंकि ऐसी समस्याएं व्यक्तित्व और जीवन को प्रभावित करती हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स में घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरे जैसे मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा और ज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। त्रुटियों में सुधार कर अगर उनको ठीक कर लिया जाए, पहचान लिया जाए और फिर सुधार लिया जाए, तो इससे न सिर्फ व्यक्तित्व निखरता है बल्कि उसका विकास भी होता है। आइए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ संस्कृत पाठशाला में और समझ लेते हैं कुछ ऐसी त्रुटियों को जो संस्कृत भाषा में अगर की जाती हैं तो उससे भाषा का सही उच्चारण नहीं हो पाता और भाषा की समझ भी अधूरी रह जाती है। अज्ञानतावश हम कुछ ऐसी त्रुटियां कर लेते हैं जिनमें सुधार करना आवश्यक है। तो आइए लेते हैं संस्कृत का ज्ञान और इसके लिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में। नमस्कारः। सर्वेषां संस्कृतप्रियाणां स्वागतमस्ति संस्कृतपाठशालायाः अभिनवायाम् एतस्यां हि कक्षायाम्। अहमेष पुनरागतः नारायणदत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षाओं में हमने संस्कृत शब्दों के शुद्ध उच्चारण के क्रम में यह जाना है कि कैसे अ और आ जैसे अक्षरों का हम शब्दों में प्रश्लेष कर देते हैं, यानी इन अक्षरों को उच्चारण और लेखन के समय भी अतिरिक्त रूप से शब्दों में जोड़ दिया करते हैं। जैसे अनधिकृत कहना या लिखना हो तो हम अनाधिकृत ऐसा शुद्ध लिखने और बोलने की गलती कर जाते हैं। ऐसे ही कई बार हम ठीक इसके उलट कुछ शब्दों में एक अक्षर जोड़ते नहीं बल्कि हटा ही लेते हैं। जैसे एक शब्द है व्यंग्य, जैसे आप और हम बड़े धड़ल्ले से व्यंग इस रूप में प्रयुक्त पाते हैं। ऐसी प्रवृत्ति इसलिए दिखती है क्योंकि उच्चारण के समय कुछ और अक्षरों को भी हम स्वयं ही नहीं बोलते या अन्य भाषाओं से प्रभावित होकर अनवधान कर जाते हैं, या क्षेत्रीय उच्चारण की वजह से शब्द का सही या शुद्ध अक्षर विन्यास या अक्षरानुक्रम क्या है इस पर अधिक ध्यान नहीं देते। और यही उच्चारणगत प्रवृत्ति संस्कृत के शब्दों के उच्चारण के समय भी हम कर दिया करते हैं और बैठे बिठाए संस्कृत के स्वरूप को संस्कृत भाषा के शब्दों के शुद्ध उच्चारण से स्वयं को दूर कर जाते हैं। कुछ उदाहरणों को रखते हुए आइए यह और समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक शब्द है कर्तव्य, जिसे कर्तव्य या कर्तब ऐसा प्रयोग हम हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में कर दिया करते हैं और इसी प्रवृत्ति को संस्कृत के ग्रंथों के अध्ययन या वाचन के समय भी गाहे बगाहे हम ले आते हैं। तो हमें कर्तव्य ऐसा ही शुद्ध उच्चारण करना है, यह अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही एक और भी प्रवृत्ति बल्कि दुष्प्रवृत्ति हमने विकसित कर ली है, जब हम कुछ शब्दों के उच्चारण और लेखन में किसी अक्षर के अनुक्रम यानी सीक्वेंस का ख्याल नहीं रखते और कर जाते हैं अशुद्ध वाचन और लेखन भी। इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। शब्द है चिन्ह, जिसे लिख और बोल जाते हैं हम चिन्ह। ऐसे ही शब्द है ब्रह्मा, जिसे हम प्रायः लिखते और बोलते हैं ब्रह्मा। ऐसे ही ब्राह्मण को ब्राह्मण, जिह्वा अर्थात जीभ, इसे लिखते और बोलते वक्त जिह्वा जिह्वा ऐसा प्रयोग कर जाते हैं।
यह सब बोल जाना या लिख देना, ऐसा संभवतः संयुक्ताक्षरों के लेखन में कुछ अस्पष्टता के कारण हो सकता है। यह बात पहली दृष्टि में जरूर कही और समझी जा सकती है, पर भाषा के अवगमन और प्रयोग के क्रम में हमें इन्हीं बातों का ही तो विशेष ध्यान रखना होता है, ताकि हम लिखते और बोलते वक्त यूं अशुद्धियां न करते रहें। हमारा सीधा सा प्रश्न है, क्या आप अन्य भाषाओं में भी शब्दों के लिखने और बोलने के समय इतनी अनवधानता करते हैं? नहीं ना? तब तो संस्कृत के संस्कृतत्व की खातिर, संस्कृतत्व की रक्षा के लिए हमें थोड़ा और सजग या साकांक्ष रहने की जरूरत है ही, ताकि इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों को जानकर समझकर आप भी संस्कृत के गहन ग्रंथों का अध्ययन स्वयं कुशलता के साथ, दक्षता के साथ कर सकें। तो ऐसे ही संस्कृत पाठशाला के साथ रहें आप संतुष्ट और करते रहें अपनी संस्कृत भाषा को पुष्ट। तो अभी के लिए इतना ही। आप रखें अपना ध्यान और करते रहें अपने ज्ञान को और भी संपुष्ट। हम पुनः लौटेंगे संस्कृत पाठशाला के नए अंक के साथ। नमो नमः। आमतौर पर हम सभी आकर्षक और सुंदर दिखना चाहते हैं और इसके लिए बहुत से लोग रूप सज्जा में भी काफी समय व्यतीत करते हैं। लेकिन सत्य ये है कि आकर्षक दिखना यानी बाहरी सुंदरता सिर्फ आंखों को ही आकर्षित करती है, लेकिन एक सुंदर व्यक्तित्व मन और आत्मा को छू लेता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली और सुंदर बनाने की प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए। संयम, संतुलन और सच्चाई जैसे गुणों को अपने व्यक्तित्व में शामिल कीजिए, जिससे व्यक्तित्व की सुंदरता और बढ़ेगी, निखार और आएगा, क्योंकि सुंदर व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।